नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर बेस्ट सेलर मैं मन हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 1। मेरा परिचय। मैं मन हूँ। मेरा अस्तित्व उतना ही पुराना है जितना कि यह ब्रह्मांड, और मनुष्य के अस्तित्व से लेकर उसके जीवन के तमाम उतार चढ़ाव तक का मैं ही एक साक्षी हूँ। या कहूँ कि एक मेरे कारण ही यह मनुष्य अस्तित्व में है तो भी गलत नहीं होगा। हर मनुष्य 24 घंटे मुझसे ही चलायमान है। उसके जीवन में तमाम उतार चढ़ाव, उसकी तमाम सफलता असफलता या उसके सारे सुख दुखों का मैं ही सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत कारण हूँ। मज़ा यह कि अपने अस्तित्व में इतने वर्षों बाद भी यह मनुष्य मेरे बाबत पूरी तरह अनजान है, और सच कहूँ तो यही उसके तमाम दुखों व उसकी तमाम असफलताओं का मूल कारण है। आज इतने वर्षों बाद मेरी करुणा ही मुझे अपने अस्तित्व, अपनी कार्य प्रणाली तथा अपने प्रभावों के बाबत चर्चा करने को मजबूर कर रही है। लेकिन ऐसी कोई भी चर्चा छेड़ने से पूर्व मैं एक अति सोचनीय विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सोचो, मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? एक वाक्य में कहूँ तो शायद आनंद और सफलता। निश्चित ही मैंने भी देखा है और आपने भी गौर किया होगा कि हर कोई अपनी ओर से आनंद व सफलता पाने के प्रयास में 24 घंटे लगा ही रहता है। और ऐसा आज से नहीं, मनुष्य अस्तित्व में आया तब से चलता आ रहा है। यहाँ यह भी स्वीकारना होगा कि हर बीतते युग के साथ मनुष्य की बुद्धि का विकास ही हुआ है। और यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, अपना जीवन संवारने हेतु उसके लगातार किए प्रयासों के परिणाम हमारी आंखों के सामने हैं ही। पेट भरने के लिए जंगली फल फूल व कच्चे मांस खाने वाले मनुष्यों ने आज खान पान की लाखों स्वादिष्ट व पौष्टिक वानगियां ईजाद कर ली है। जंगलों में रहकर हर ऋतु का कोप भोगने वाले मनुष्य ने आज धूप व ठंड से पूरी तरह रक्षा करने में समर्थ घरों का निर्माण कर लिया है। वहीं पेड़ के पत्ते पहन कर घूमने वाले इस मनुष्य ने आज अपनी सुंदरता निखारने हेतु हजारों तरीके के रंग बिरंगी पोशाकों का निर्माण भी कर ही लिया है। यही क्यों, अकेले अकेले व सिर्फ अपने लिए जीने वाला मनुष्य ने समाज तथा सामाजिक सोच का भी विकास किया है। आज अपने अथक प्रयासों से उसने पूरी धरती को एक कर दिया है, और इसका सबसे बड़ा परिणाम तो यह आया है कि आज का मनुष्य अब सिर्फ अपनी ही नहीं, पूरी मनुष्यता की भी चिंता करने लगा है। आज करोड़ों मनुष्य व लाखों समाज सेवी संस्थाएं मनुष्यों के उद्धार हेतु लगी हुई हैं। हजारों लाखों अनाथालय से लेकर विकलांग गृह व अस्पताल से लेकर बाल क्रीड़ा केंद्र तक बनाए गए हैं। मनुष्य के साथ अन्याय न हो इसके लिए कानून व न्यायालय भी बनाए गए हैं। साथ ही मनुष्य सुखी व आनंदित रहे इस हेतु अनेक धर्मों व धर्म ग्रंथों की भी रचनाएं की गई हैं। मनुष्य की मान्यता के अनुसार तो इस धरती पर उसके उद्धार हेतु हजारों अवतारी पुरुष व भगवान भी आए हैं, और उनकी सोच सही माने तो ज़रूरत पड़ने पर आगे भी आते ही रहेंगे। यही क्यों मनुष्य के उद्धार हेतु हजारों विधियां व पूजाएं भी दुनिया भर के धर्मों और उनके धर्मगुरुओं ने सुझाए ही हैं। और इधर मनुष्य तो हर हाल में अपना उद्धार चाहता ही है। सो देखते ही देखते आज की पूरी मनुष्यता धार्मिक व पूजा पाठ करने वाली हो गई है, और यह कम पड़ रहा था तो विज्ञान ने मनुष्य को सुखी व आनंदित करने का बीड़ा उठा लिया। फिर तो मनुष्य जाति के इतिहास के श्रेष्ठ बुद्धिमानों की फौज ही इसमें लग गई। उन्होंने वह क्रांति ला दी कि जहां आज से सिर्फ 200 वर्ष पहले तक 10 में से करीब 5 बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे,
वहीं देखते देखते विज्ञान ने यह संख्या 2% के करीब पहुंचा दी है। मनुष्य के बेहतर स्वास्थ्य के लिए न सिर्फ ब्लड टेस्ट खोजा गया बल्कि उसकी अधिकांश बीमारियों का इलाज भी खोज लिया गया। यही नहीं, हार्ट से लेकर नी ट्रांसप्लांट तक की बड़ी सर्जरी भी विज्ञान ने आसान व आम कर दी। एक तरीके से विज्ञान के इन प्रयासों ने पूरा का पूरा मनुष्य जीवन ही बदल कर रख दिया। हालांकि विज्ञान भी विज्ञान है, उसने न सिर्फ मनुष्य की लंबी उम्र व स्वास्थ्य का तथा स्फूर्ति की ही चिंता की, बल्कि इससे आगे बढ़कर उसके आराम, वैभव व प्रगति की भी उसने बड़ी चिंता की। उसके आराम हेतु उसने अच्छे घरों के साथ साथ एयर कंडीशनर, कार तथा लिफ्ट जैसी लाखों वस्तुओं का आविष्कार किया। मनुष्य के आनंद व वैभव हेतु विज्ञान ने टीवी, डीवीडी तथा मूवीज वगैरह की खोज की। वहीं उसे प्रगति की राह पर लगाने हेतु संचार के क्षेत्र में तो उसने क्रांति ही ला दी। हवाई जहाज व रेडियो से लेकर उसने मोबाइल फोन्स तक का आविष्कार किया। एक तरीके से तो विज्ञान ने पूरी दुनिया को मनुष्य की पहुंच के भीतर ला दिया, और यह विज्ञान का ही प्रताप है कि अब बच्चों को बचपन से ही शिक्षित भी किया जाने लगा है। निश्चित ही यह भी किसी उम्मीद के साथ कि इससे वे अपना जीवन सुख व सफलता और आनंद से भर सकेंगे। मैं यानी मन मनुष्य के अपने जीवनोद्धार के लिए किए इन सारे प्रयासों की सराहना करता हूँ। मानता हूँ कि धर्म, समाज, विज्ञान व शिक्षा ने अपनी ओर से मनुष्य का जीवन सुख, शांति व आनंद से भर देने हेतु जोरदार प्रयास किए हैं, पर यहाँ भी नम्रता से मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या परिणाम में सचमुच मनुष्य के जीवन में सुख, शांति व आनंद आए हैं? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो आज भी मनुष्य के जीवन में क्रोध, अहंकार, दुख, असफलता, चिंता, तनाव, बोरियत और हिंसा सब का वैसा ही साम्राज्य देखता हूँ जैसा कि आदिकाल में था। और आप अपने स्वयं पर व आसपास वालों पर निष्पक्षता से गौर करेंगे तो हर दूसरे तीसरे जीवन में यही सत्य पाएंगे, और यह वाकई बड़ी दुखद बात है। लाखों वर्षों के इतने प्रयास के बाद भी यदि मनुष्य दुख और चिंताओं से इस कदर घिरा हुआ है तो फिर अब इस तथ्य से ज़्यादा दिनों तक आंख नहीं फेरी जा सकती है। वैभव व प्रगति के इतने शिखर छूने के बाद भी यदि मनुष्य मर कर ही जी रहा है तो यह सचमुच बड़ा निंदनीय है। अब चाहे जो हो, पर हकीकत यही है, और इस हकीकत पर गौर करने से यह सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या चाहे जो करो मनुष्य जीवन में दुख ही है, तो क्या धर्म, विज्ञान व समाज मनुष्य को सुखी करने में पूरी तरह से असफल हो गए हैं? निश्चित ही यह सोचने वाली बात है कि कुदरत की सबसे अद्भुत रचना मनुष्य क्या दुख, अशांति व चिंता भोगने ही संसार में आता है? नहीं, यह तो संभव ही नहीं। सुखी, सफल व आनंदित होना मनुष्य का एक अधिकार है। कुदरती तौर पर इस अनुभव की किसी और के पास कोई सत्ता नहीं। चलो यह भी मान लिया, फिर हम सुखी क्यों नहीं हो पाते हैं? गड़बड़ कहाँ है? शास्त्रों में या भगवान में, विज्ञान में या समाज में, या फिर हमारे होने के ढंग में? अभी बताता हूँ। दरअसल मनुष्य के भीतर उठने वाले इन सारे भावों का ताल्लुक सिर्फ मन यानी मुझ में है, और गौर से समझा जाए तो मनुष्य के पूरे जीवन की बागडोर उसके भावों के अधीन है। और इस लिहाज से देखा जाए तो मैं सीधे तौर पर मनुष्य जीवन की परम सत्ता हुआ कि नहीं? हुआ ही, क्योंकि इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि आनंद व सफलता का अनुभव भी मनुष्य मेरे कारण करता है, और दुख व असफलता का भी उसके जीवन में एक मेरे ही कारण आते हैं। इन सब का धर्म, विज्ञान, समाज या शिक्षा से कोई सीधा ताल्लुक नहीं बैठता। यहाँ सबसे
ज़्यादा आश्चर्य में डालने वाली बात तो यह है कि मनुष्य ने चारों दिशाओं से अपने उत्थान हेतु तमाम प्रयास किए, परंतु अपने मन की कार्यप्रणाली या उसकी सत्ता को ठीक से पहचानने के कोई विशेष प्रयास उसने कभी नहीं किए। और यहाँ यह स्पष्ट कर दूँ कि मुझे समझे बगैर तथा मेरी शक्तियों का ठीक से उपयोग किए बगैर यह मनुष्य ना तो कभी सुखी व शांत हो सकता है और ना कभी सफल व आनंदित ही हो सकता है। हालांकि मैं यह भी नहीं कह रहा कि मुझे जानने समझने व समझाने के प्रयास बिल्कुल नहीं हुए, ज़रूर हुए, पर वे सारे आधे अधूरे और ऊपरा ऊपरी ही साबित हुए। अतः आज मेरी करुणा मेरे बारे में सब कुछ विस्तार से बताने को उकसा रही है, ताकि भविष्य का मनुष्य सुखी व आनंदित हो सके। और अपने इस प्रयास की शुरुआत में मैं आपके ही युग के एक महान वैज्ञानिक एडिसन के जीवन के एक दृष्टांत से करता हूँ। आप शायद जानते ही होंगे कि एडिसन को पृथ्वी प्रकाशमय करने हेतु एक फाइबर खोजना था जिससे बल्ब जल उठे। उन्होंने प्रयोग प्रारंभ किया और एक के बाद एक फाइबर का उपयोग करते चले गए। जो फाइबर नाकाम होते गए उनको वे बल्ब नहीं जल सकता की सूची में शामिल करते चले गए और अंततः 6000 से ऊपर फाइबर आजमाने के बाद उन्होंने वह कार्बन फिलामेंट खोज ही निकाला जिसने बल्ब को प्रकाशमान कर दिया। ठीक इसी तर्ज पर आप भी अपना जीवन रोशनी से भर देना चाहते हैं और उस हेतु युगों से अनेक फाइबर रूपी उपाय आप भी आजमाते ही आ रहे हैं, परंतु बात फिर भी नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि जो फाइबर आपके जीवन को जगमगाने के में एक नहीं 1000 बार नाकाम हो चुके हैं, आप फिर वे ही फाइबर आजमाते चले जा रहे हैं। वे ही मंदिर, मस्जिद और चर्च तथा वे ही पूजा पाठ, वे ही बुद्धि पर भरोसा और वे ही शिक्षाएं, वही सामाजिक परंपराएं और वही धर्मशास्त्र, वही किस्से कहानियाँ, वही सिद्धांत और वे ही तमाम घिसे पीटे सबक। लेकिन इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब एक नहीं 1000 बार आजमाने के बावजूद आप अपना जीवन खुशियों से भरने में नाकाम रहे हैं। खैर, अब वक्त आ चुका है जब आपको कुछ नया समझना व करना ही होगा। आखिर आप मनुष्य हैं, कभी न कभी तो आपको इस सिलसिले का अंत लाना ही होगा और इस सिलसिले का अंत मुझे भली भांति समझे बगैर संभव नहीं। आप यह तय जान ले कि मेरे शक्ति रूपी फिलामेंट का उपयोग किए बगैर आपका जीवन रोशन होने वाला नहीं। सो आज इस हेतु मैं स्वयं आपकी सहायता को आया हूँ ताकि अपनी संरचना और कार्यप्रणाली के बाबत आपको विस्तार से बता सकूँ। मेरा अस्तित्व। यदि मैं अपने बारे में यानी आपके मन के बारे में कुछ कहूँ तो मैं सारे मनुष्य के समान रूप में उपस्थित हूँ। मैं सारे मनुष्यों में समान रूप से उपस्थित हूँ और थोड़ी समझ बढ़ाएंगे तो पाएंगे कि मनुष्य जीवन की पूरी बागडोर ही मेरे हाथों में है। वहीं यदि प्रभाव की बात करूँ तो इस मनुष्य जीवन का कोई पहलू मुझसे अछूता नहीं और मेरी कार्यप्रणाली की चर्चा करूँ तो वह इतनी तो कॉम्प्लिकेटेड है कि मेरे बाबत आपको कुछ भी समझाना इतना आसान नहीं, क्योंकि आपका सब कुछ मैं होते हुए भी आपके लिए तो बिल्कुल अनजाना विषय हूँ। मुझे समझने व पकड़ने में बड़े से बड़े बुद्धिमानों ने मुँह की खाई है। अतः सर्वप्रथम मैं आपको अपने अस्तित्व के बाबत बताना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह कि इतनी प्रगति कर लेने के बावजूद विज्ञान पूरी तरह से मेरे अस्तित्व को लेकर भ्रमित है। हालांकि इसका भी एक बुनियादी कारण है। दरअसल विज्ञान दृश्यमान वस्तुओं के निरीक्षण परीक्षण कर उनकी कार्यप्रणाली खोजने का नाम है। विज्ञान वस्तुओं के मिलन और टकराव से होने वाले परिणामों की खोज का नाम है और इसे मैं अपनी भाषा में कहूँ तो विज्ञान टाइम और स्पेस के भीतर की वस्तुओं की कार्यप्रणाली खोजने का नाम है।
जो वस्तु प्रयोगशाला के टेबल पर नहीं आती, विज्ञान उसके अस्तित्व को नहीं मानता, उसे मानना चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसका अदृश्य पर यह अविश्वास ही उसकी सारी प्रगति का राज है। विज्ञान प्रगति ही इस आधार पर कर रहा है कि अपने अथक प्रयासों से एक दिन वह सब कुछ जान लेगा। विज्ञान टिका ही इस विश्वास पर है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस संसार में कुछ भी रहस्य नहीं रह जाएगा। निश्चित ही विज्ञान के विश्वास व प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। अपनी इसी दृढ़ता के बल पर उसने न सिर्फ चांद और मंगल तक अपने कदम फैला लिए हैं, बल्कि ब्लैक होल भी खोज निकाले हैं तथा बिग बैंग थ्योरी पर भी प्रयोग कर डाले हैं। यही नहीं, उसने तो अब बिग बैंग थ्योरी पर आधारित लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसे प्रयोग प्रारंभ कर दिए हैं। खैर, मैं वापस अपने अस्तित्व पर लौट आऊँ तो विज्ञान के प्रयास और उसका विश्वास अपनी जगह है, परंतु हकीकत यह है कि संसार के रहस्य तो बहुत दूर की बात है। दरअसल विज्ञान मेरे अस्तित्व तक भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैं अपनी तमाम तरंगों, भावों व शक्तियों के साथ हर मनुष्य की नाभि में अपने कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म के साथ मौजूद तो हूँ, परंतु टाइम और स्पेस के दायरे से पूर्णतः मुक्त हूँ। यानी यदि विज्ञान की भाषा में कहूँ तो मेरा आपके शरीर में कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, और यही कारण है कि विज्ञान ने मेरे अस्तित्व को कभी नहीं स्वीकारा है, और इसी के फलस्वरूप उसने हमेशा ब्रेन को ही मनुष्य का प्रमुख केंद्र माना है। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ब्रेन आपके जीवन को सिर्फ 10% ही प्रभावित कर रहा है। आपके बाकी जीवन पर पूरा का पूरा प्रभाव सिर्फ मेरा है। हालांकि मैं आपको आपके मन और बुद्धि का फ़र्क आगे समय आने पर बताऊंगा। अभी तो मैं आपको अपनी उपस्थिति तथा मेरे विज्ञान की पहुंच के बाहर होने वाली बात विस्तार से बताता हूं। और इस बात को प्रारंभ करते हुए यदि मैं अपनी एकदम सरल पहचान दूं तो मैं आपके अच्छे बुरे भावों तथा बुद्धि से हजारों लाखों गुना परिणामकारी कई शक्तियों का मिला जुला एक केंद्र हूँ। और चूँकि विज्ञान की भाषा में मैं स्वयं अदृश्य हूँ, इसलिए मेरे सारे भाव व मेरी तमाम शक्तियाँ भी अदृश्य हैं। सुख, दुख, ईर्ष्या, पछतावा, क्रोध, चिंता, व्यथा, मस्ती, मूड के सारे भाव मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं, और इन जैसे अनगिनत भावों को आप एक मेरे ही कारण भोगने को बाध्य भी हैं। अब गौर से समझो तो मनुष्य इन झेलते भावों के अलावा है क्या? भावों की इस आवन जावन के अलावा उसके जीवन की दूसरी वास्तविकता ही क्या है? वह ऐसा एक पल नहीं गुजरता जब वह किसी अच्छे या बुरे भावों में न जी रहा हो, और तो और जब वह कुछ नहीं कर रहा होता है तो बोर होने की मनोदशा में ही जी लेता है। यानी आपका जीवन मैं और सिर्फ मैं हूँ। अब सवाल यह कि विज्ञान तो मेरे अस्तित्व को मानता नहीं। सत्य यह भी है कि पिछले 500 वर्षों में जो वैज्ञानिक हुए हैं उनसे ज़्यादा बुद्धिमान मनुष्य एक साथ इस संसार में कभी पैदा नहीं हुए। इनकार मैं इनकी भावनाओं से नहीं करता। निश्चित ही उन्होंने मनुष्य के सुख, शांति और प्रगति की बड़ी चिंता की है। वे यह भी जानते हैं कि तमाम शारीरिक कष्ट मनुष्य जीवन को नर्क बना देते हैं। उन्हें यह आभास भी है ही कि सुख और शांति ही मनुष्य की प्रमुख चाह है। लेकिन दिक्कत यह आई कि विज्ञान ने अपनी सीमित समझ से मनुष्य के सुख व शांति का ताल्लुक उसकी प्रगति तथा उसके आराम व मनोरंजन से बिठा दिया। फिर तो विज्ञान ने वह प्रगति की कि आराम, वैभव व मनोरंजन की एक से एक साधन सामग्रियाँ की खोज कर ली, और निश्चित ही उसने ये सारे प्रयास मनुष्य का जीवन स्तर सुधारने हेतु ही किए। यह भी मानना ही होगा कि प्रगति, आराम, मस्ती, आनंद, मनोरंजन वगैरह मनुष्य जीवन की एक परम आवश्यकता है। निश्चित ही इन सब ने मनुष्य का जीवन स्तर कहाँ से कहाँ पहुँचा भी दिया है।
फिर सामने विज्ञान को यह बात तो माननी ही होगी कि इन सब का भी मनुष्य के जीवन पर असर ऊपरा ऊपरी ही हुआ है। आपको भी अनुभव है ही कि विज्ञान के खोज वैभव के कैसे भी उपकरणों का दायरा मनुष्य के शारीरिक सुखों से ऊपर नहीं उठ पाया है। मानसिक रूप से तो मनुष्य इन सारे वैभवों के बावजूद दुख, चिंता व क्रोध से घिरा ही रहा है। और जब वैभव के इन तमाम तरीकों से बात बनती नहीं दिखी तो विज्ञान ने ब्रेन की कार्यप्रणाली पर प्रयोग करने प्रारंभ किए। उसने यह खोजने के प्रयास किए कि चिंता में ब्रेन कौन सा केमिकल छोड़ता है और कौन सी ग्लैंड कौन सा रस छोड़ती है। इन सब में उसे आंशिक सफलता भी मिली। इससे विज्ञान ने तारण यह निकाला कि ब्रेन द्वारा यह केमिकल छोड़ने पर मनुष्य को इन भावों के झटके सहने पड़ते हैं। और जल्दबाजी में उसने यह तारण भी निकाल लिया कि मनुष्य के तमाम भावों के उतार चढ़ाव के पीछे ब्रेन ही है। पर यहाँ मैं यह स्पष्ट कर दूं कि विज्ञान का यह तारण कतई सही नहीं है, क्योंकि भाव मैं भेजता हूँ और ब्रेन उस पर सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया देता है। अब इन प्रतिक्रियाओं की विज्ञान कितनी ही एनालिसिस कर ले, लेकिन उससे बहुत कुछ उसके हाथ आने वाला नहीं, क्योंकि वह कभी कोई ऐसी दवाई या ऐसा इंजेक्शन नहीं खोज पाने वाला जिससे ब्रेन अमुक केमिकल छोड़ना ही बंद कर दे या उसके बाद मनुष्य को चिंता पकड़े ही नहीं। खैर, आगे जब इससे भी बात नहीं बनी तो विज्ञान ने डीएनए और जीन्स भी खोज लिए। निश्चित ही उसकी इस खोज हेतु विज्ञान को 100 सलाम। विज्ञान की यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसने मनुष्य से संबंधित कई रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया, लेकिन फिर भी दुख या चिंता के तल पर बात वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि डीएनए तथा जीन्स मनुष्य की शारीरिक बनावट, उसकी उम्र, उसकी त्वचा का कलर वगैरह के बाबत तो सब कुछ तय कर सकते हैं, परंतु उसकी चिंता, व्यथा या क्रोध वगैरह पर वे अपना कोई भी प्रभाव बनाने में असमर्थ हैं। हालांकि इस संदर्भ में एक बार फिर विज्ञान को सलाम करना ही होगा कि उसने डीएनए तथा जीन्स की डिकोडिंग और री इंजीनियरिंग तक पर भी कार्य चालू कर दिया। निश्चित ही ये सारे विज्ञान के छुए वे शिखर हैं जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन सवाल यह कि इन सबसे भी हासिल क्या हो रहा है। मनुष्य की कुछ बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो गई, उसकी उम्र बढ़ गई, परंतु उसके द्वारा सहे जा रहे भावों के उतार चढ़ाव को का क्या। यानी कुल मिलाकर विज्ञान के इन सारे प्रयासों का ताल्लुक भी मनुष्य के केवल उम्र या स्वास्थ्य से ही बिठाया जा सकता है। मन में उठ रहे भावों तक इनकी कोई पहुंच नहीं। आप कहेंगे यह सब तुम अपने आप ही कहे जा रहे हो, पर हम कैसे विश्वास करें। मैं जानता हूं कि मैं अपने बाबत छाए रहस्य पर से पर्दा इस वैज्ञानिक युग में उठा रहा हूं, अतः मैं जो कुछ भी कहूँगा मुझे सिद्ध भी करना ही पड़ेगा और मैं उस तैयारी से ही आपके सामने आया हूँ। लेकिन यहाँ दिक्कत यह कि चूँकि मेरा कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, अतः मेरे बाबत विज्ञान की प्रयोगशाला में तो मैं कुछ सिद्ध करने से रहा। यूँ भी यदि मैं टाइम और स्पेस के भीतर होता तो विज्ञान कब का मेरा एनालिसिस कर मनुष्य के जीवन से चिंता व क्रोध गायब कर चुका होता। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं किसी भी लैब में सिद्ध नहीं होता। मनुष्य मेरी जीती जागती लैबोरेटरी है। जो कोई थोड़ा भी बुद्धि लगाएगा उसे मेरे अस्तित्व को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगेगी। बस आप मेरी कही बातों को अपने भीतर महसूस करना प्रारंभ करें, क्योंकि मेरा अस्तित्व भी आपके भीतर है और मेरी लैबोरेटरी भी आपका एहसास ही है। खैर, अब इसी संदर्भ में मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। आप यह तो मानेंगे कि विज्ञान ने शरीर संबंधित अधिकांश खोजबीन कर ली है,
विज्ञान खून की चंद बूंदों से आपके शरीर के कौन से अंग में क्या गड़बड़ है यह बताने में सक्षम हो गया है। यह भी मानना ही होगा कि उन गड़बड़ियों को दूर करने हेतु विज्ञान तमाम प्रकार की दवाइयों का निर्माण भी कर ही चुका है। यही क्यों अब तो आपके शरीर का इलाज करने हेतु वह अनेकों प्रकार की सर्जरी करने में भी समर्थ हो चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद विज्ञान की मजबूरी तो देखो कि भले ही वह मेरे अस्तित्व से इनकार करे, परंतु मेरे सारे भावों को तो उसे भी स्वीकारना ही पड़ता है। दुख, सुख हो या चिंता, उसके अनुभव खुद वैज्ञानिकों को भी होते ही हैं। क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि एक तरफ विज्ञान अदृश्य से इनकार करता है और दूसरी तरफ वैज्ञानिक स्वयं अदृश्य भावों को रोज रोज झेल रहे हैं। सो आज नहीं तो कल विज्ञान को अदृश्य के अस्तित्व को स्वीकारना ही होगा। आखिर जो है उससे विज्ञान भी कब तक मुंह फेर पाएगा। भले ही अदृश्य का सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांत से मेल न खा रहा हो, परंतु एक न एक दिन तो वैज्ञानिकों को भी मेरे अदृश्य भावों को अदृश्य के रूप में पहचानना ही होगा, क्योंकि अपने तमाम प्रयासों के बाद भी विज्ञान कभी उन्हें आपके शरीर में नहीं खोज पाएगा। आप स्वयं अपनी बुद्धि से सोचें कि क्या विज्ञान कभी कोई ऐसा टेस्ट खोज पाएगा जिससे कोलेस्ट्रॉल या ब्लड शुगर की ही तरह वह यह बता सके कि किस व्यक्ति के चिंता का लेवल क्या है। या कभी कोई ऐसी थर्मामीटर विज्ञान बना पाएगा जिससे क्रोध बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर गया है या नहीं यह जाना जा सके। या विज्ञान कभी ब्लड प्रेशर या यूरिक एसिड की गोलियां की तरह मनुष्य के भय या असुरक्षा को नियंत्रित करने की गोलियां खोज पाएगा। क्या वह किसी के जीन्स या डीएनए से यह बता पाएगा कि इसके जीवन में कितनी चिंताएं व कितनी परेशानियां आने वाली हैं। क्या विज्ञान कभी ऑपरेशन कर मनुष्य के भीतर छिपे दुख को सदैव के लिए निकाल बाहर फेंक सकेगा? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यह सब टाइम और स्पेस के बाहर की दुनिया की बात है और विज्ञान की उस तक कोई पहुंच नहीं। अतः पहले आप बुद्धिमत्तापूर्वक मेरे इस अदृश्य अस्तित्व को तथा मेरी अदृश्य दुनिया को पहचानें। उसके बाद निश्चित ही मेरे साथ प्रयोग कर आप अपने चिंता व दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आनंद व सफलता आपका भाग्य हो सकता है। यदि आप अपने में स्थित मुझे ठीक ठीक पहचानने में सफल हो जाएं, कुल मिलाकर आपका जीवन एक सुखदायी यात्रा हो सकता है यदि आप मेरे साथ प्रयोग करने की प्रज्ञा हासिल कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।